बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायों वाले दिन में पीले लिबास में हल्दी उपटन लगाए सहेलियों की झुरमट में बैठी हुई थी कि अचानक मेरा दिल मतलाने लगा। मेरी बदलती कैफियत देखकर मेरी ताई अम्मी जो अब मेरी सास बनने जा रही थी फौरन उठकर मेरे पास आई और बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है? तो मैंने सर हिलाकर जी कहा, लेकिन सच तो यह है कि मेरे हाथ पैर अब बाकायदा कांपने लगे। तो ताई अम्मी मेरे करीब आकर बैठ गई। नाजिया, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरे इर्द गिर्द बैठी मेरी सहेलियां ताई अम्मी की बात सुनकर मुझे कहने लगी, वाह भाई, सास हो तो ऐसी, इतनी केयरिंग कि दिल चाहता है कि हमारी भी ऐसी सास हो। एक मन चली सहेली की बात पर फलक शिगाफ कह गए मेरे इर्द गिर्द गूंजने लगे। मेहंदी की बू मेरे सर को चढ़ी जा रही थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे बस अभी मैं गिर जाऊंगी कि सामने से आते शहरियार पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। रगो पै में एक मीठा सा दर्द जाग गया। बस एक रात मेरी जान, कल हम एक जान हो जाएंगे। वो मेरे कानों में सरगोशी करते हुए बोला तो शर्म से मेरे गाल सुर्ख होने लगे। इतने में ताई अम्मी मेरे लिए बिरयानी और कौरमे से सजी प्लेट लेकर आई और मुझे खाने की ताकीद की। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे कौरमे की खुशबू से एकदम फिर से मतली होना शुरू हो गई और सर भी चकराने लगा। मैंने अपने सीने पर एकदम से हाथ रखा और उठ के खड़ी हो गई। ताई मेरी बदलती हुई कैफियत को देखकर एकदम मेरे करीब आई, लेकिन मैं भागकर अंदर चली गई तो मेरे पीछे पीछे ताई और शहरियार भी भागते हुए आए। मैं फौरन बाथरूम में गई और मुझे वहां पर उल्टियां स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और खामोश हो गई। कमरे में मौजूद हमारा सारा खानदान जमा था। ताई अम्मी ने सबको आराम करने का कहा और फिर मुझे भी उन्होंने नींद की दवाई देकर सोने के लिए कहा। मेरी बेवा माँ मेरे करीब ही आकर बैठ गई और मुझ पर पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी, लोगों की भी गंदी नजरें होती हैं, न जाने कौन आज आंख भर भर कर तुझे देखता रहा। 100 बार तुम्हें कहा है कि अपना हिसार बांध लिया करो। अम्मी बस कर दे, मैंने टोका क्योंकि मेरा सर बोझल हो रहा था। अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो नाजिया, कल का दिन है बस। कल भी तुम्हारी यही हालत हुई तो लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो लोग बातें करते नहीं रुकते कि लो जी, बीमार दुल्हन मत्थे लग गई है। न जाने क्यों मुझे अम्मी की ये बातें अच्छी न लगी तो मैं बिगड़ कर बोली, बीमारी भी मनजानिबुल्लाह होती है। मैंने कोई जानबूझकर तो अपनी बीमारी खुद पर लागू नहीं की ना। ओहो, मैं कब कह रही हूं, तुम भी बस बात का बतंगड़ बना लेती हो नाजिया। अब कम से कम आराम तो कर लो। तो मैं करवट मोड़ कर लेट गई। अगला दिन बारात का था और मेरा दिल सुबह से बंद हो रहा था। हल्का हल्का बुखार और हर चीज की स्मेल मेरे सर को चढ़ी जा रही थी। हत्ता कि अपने करीब से आने वाले मेकअप की खुशबू भी मुझे परेशान कर रही थी और मेरा दिल करता था कि मैं ही सारा मेकअप उठाकर बाहर फेंक दूं। मैंने मुश्किल मेकअप करवाया और फिर जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया, थोड़ी देर के बाद मेरा और शहरियार का निकाह हो गया और फिर मुझे शहरियार के कमरे में पहुंचाया गया, जिसे बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा मोतिये के फूलों से सजाया गया था। मगर थोड़ी देर बाद ही अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। मैं वहां से भागती हुई सीधी वॉशरूम गई और मुझे उल्टियां शुरू हो गई। वॉशरूम से निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म जान में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। मैं बमुश्किल खुद को घसीटते हुए बाहर आई ही थी कि कमरे में मौजूद ताई अम्मी ने मुझे बगौर देखा और कहा, क्या बात है, ये बार बार उल्टियां क्यों आ रही हैं तुम्हें? फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने को कहा और मेरा चेकअप करने लगी। चेकअप मुकम्मल करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जो ही रिश्तेदार खवातीन और लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो ताई अम्मी ने कमरे में मौजूद सबके सामने शोर मचा दिया कि मैं हामला हूँ। यह खबर इतनी गैर मुतवक्के थी कि वहाँ पर मौजूद सब खवातीन को सांप सूंघ गया। नई नवेली दुल्हन जिसने अभी सुहागरात भी नहीं मनाई थी, उसका एकदम से पैर भारी होने का ऐलान यकीनन सबको सकते में मुब्तला कर देने के लिए काफ़ी था। वहीं पर मैं भी हैरत भरी नज़रों से ये सुनकर हवास बाख्ता हो गई। सबके साथ साथ मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई कि ये कैसे मुमकिन है। मेरी बेवा माँ, जिसका कुल असासा सिर्फ मेरी इज्जत थी, वो यूं इस भरे मजमे में खुद को लुटता हुआ देखकर अपने पैरों पर खड़ी न हो सकी और ज़मीन पर बैठ गई। मैं परेशान नज़रों से ताई की तरफ देखने लगी कि ये सब क्या हो गया है। बल्कि इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि ये हो कैसे गया, क्योंकि मुझे अभी तक तो किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं कुंवारी थी, लेकिन अगर मैं कुंवारी थी तो फिर मैं हामला कैसे हो गई? मेरी समझ से ये सारी बातें बालातर थीं। अचानक ताई अम्मी ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही एकदम से शहरियार कमरे में आया तो मैं खुद में सिमट गई। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने घूंघट से ज़रा सी निगाह उठाकर उसे देखा। मुझे उसके चेहरे पर एक खुशी दिखी जिसकी तवक्को मुझे हरगिज़ नहीं थी। मगर मुझे हैरानी हुई कि ये आखिर इस खबर पर इतना मुतमईन कैसे नजर आ सकता है। मर्द तो ऐसी बात सुनने के बाद बीवी को जान से मार डालते हैं,
ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे माशरे में फैले हुए हैं कि पहली रात ही बीवी का कत्ल हो जाता है और वजह यह बताई जाती है कि ये कुंवारी नहीं थी। लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते शहरियार को देखकर मेरा दिल मजीद घबरा गया। ऐसा लगा जैसे इस खबर ने उसके दिमाग पर असर डाला हो सकता है ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो और ये हुजला उरूसी मेरी कत्लगाह बने। मैं आने वाले वक्त के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस शर्मिंदगी से मेरा मर जाना ही बेहतर था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इस रात की जब सुबह होगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी कि एक कुंवारी लड़की निकाह होते ही हमला कैसे हो गई, जबकि उसे किसी ने हाथ भी न लगाया हो। सारी बात मेरे किरदार पर आ रही थी और मेरे लिए सांस लेनी दूभर हो रही थी। मैं बस एक ही नुक्ते पर सोच रही थी कि ये हो कैसे गया। मेरा ना तो किसी के साथ ऐसा गंदा ताल्लुक था जिसके नतीजे में ये सब हो जाता। शायद ताई झूठ बोल रही हैं। इस ख्याल से मेरे दिल को ठारस हुई, लेकिन मेरा जहन उलझा हुआ था कि एकदम से शहरियार मेरे पास आकर बैठा तो मैं खौफजदा होकर उछल पड़ी। घूंघट की ओट से जब मैंने शहरियार की तरफ देखा तो वो मोहब्बत पाश नज़रों से मेरी तरफ ही देख रहा था। तो मुझे ज़रा सा हौसला हुआ। शहरियार, मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मुझे जानते हैं, मैं अटकते हुए बोली। तो उसने अपने भारी भरकम हाथों में मेरे नाजुक से कांपते हाथ थाम लिए। मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। श्श्श, वो सरगोशी में बोला। मुझ पर उसके पुरसुकून लहजे ने हैरत के पहाड़ तोड़े। मेरी समात तो ये सुनने की तैयारी में थी कि वो मुझसे उस शख्स के बारे में पूछेगा जिसका गुनाह लेकर मैं अभी इस कमरे में मौजूद थी। मेरे हाथ पसीने से नम हो चुके थे और जिस्म कांपने लगा था। फिर आहिस्ता से उसने मेरा घूंघट उठाया और हम दोनों की ही नजरें आपस में टकराई तो मैंने एकदम से अपनी निगाहें झुका ली। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डबिया निकाली जिसे खोलकर उसने मेरे सामने किया। मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं नाजिया, उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। कैसी लगी तुम्हें? मैंने बहुत सी दुकानों की खाक छानकर तुम्हारे लिए ये पसंद की है। जैसी तुम अनमोल हो वैसे ही ये हीरे की अंगूठी भी अनमोल है। मैंने निगाहें उठाकर शहरियार की तरफ देखा जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत को पा लेने की खुशी देखी जा सकती थी। शहरियार का ये रूप मेरे लिए बहुत ही मुख्तलिफ था। जिस वक्त मेरी सास ने यह खबर सुनाई थी तो शहरियार भी कमरे में मौजूद था, लेकिन उस वक्त से लेकर तन्हाई में आने तक मैंने शहरियार के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं देख रहा था। मैं शहरियार के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं देख रही थी। इस खबर को सुनने के बाद भी शहरियार बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुँह दिखाई में शहरियार ने मुझे अंगूठी देने के साथ साथ 10 लाख रुपए भी मेरी गोद में रख दिए तो मैं हैरान रह गई। इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं परेशान नज़रों से कभी रकम और कभी शहरियार की शक्ल की तरफ देखने लगती। समझ ही नहीं आ रही थी कि इस मौके पर क्या कहूँ। बस डर था तो एक ही बात का कि न जाने शहरियार का जो रवैया मैं देख रही हूँ वो किस वक्त बदलता है। लेकिन मेरी हैरानगी उस वक्त बहुत बढ़ गई जब शहरियार ने मुझे कहा कि तुम अपना एड्रेस चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ, तंग हो रही होगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। तो मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक जो मामलात मेरे साथ हो रहे थे उनकी मुझे सिरे से ही समझ नहीं आ रही थी। तो मैं शहरियार के मिजाज को क्या समझती। मैं खामोशी से उठी और अपना शादी का लहंगा जो मैंने बड़े ही अरमानों से अपने लिए खरीदा था उसे उतार दिया। लहंगा उतारकर मैंने सादे से प्रिंट वाले लॉन की कमीज शलवार पहनी, मेकअप साफ किया और आईने में गौर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक मेरी जिंदगी में जो बहारें और खूबसूरती और नई जिंदगी की नवीद शामिल थी वो एकदम से बदल चुकी थी। लेकिन हैरत यह है कि सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि मैं कंवारी होते हुए भी हामला हो चुकी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी कि ये कैसे हो गया। परेशानी से मेरे चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे। मैं जब वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को मैंने वार्डरोब में लटकाया और अचानक मेरी नज़र बेड पर पड़ी। जहाजी साइज बेड के इर्द गिर्द ताज़ा मोतिये की फूलों की खुशबू अब भी कायम थी। बेड पर बिखरे गुलाब की पत्तियां वैसी ही पड़ी थीं और बेड की दूसरी तरफ शहरियार कमर मुड़े लेटे थे। उस रात के हवाले से मैंने जो ख्वाब देख रखे थे वो सारे के सारे कांच की चूड़ियों की तरह टूट टूट कर बिखर रहे थे। ये सोचकर मेरी आंख में आंसू भर गए। मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहां मेरा अपना वजूद गंदा हो गया है। न जाने अम्मी का क्या हाल होगा इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? उन्हें तो अपनी तरबियत पर बेहद नाज था और अब उनका ये नाज बहुत बुरी तरह से किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। या अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रही, कोई सिरा नहीं मिल रहा। खामोशी से मेरे दिल ही दिल पर
आंसू गिरते चले जा रहे थे। शहरयार शायद सो चुके थे, तो मैं भी उनके पहलू में सिमट कर लेट गई। नींद किस जालिम को आनी थी। मेरा सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। या अल्लाह, मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं है कि जिससे मैं अपना दुख कह सकूं। ना भाई है, ना ही बहन, जिसके गले लगकर मैं रोकर अपना गम हल्का कर सकूं। मेरा ये मामला कैसे हल होगा, मेरी समझ से बालातर था। ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं बार बार अपनी ज़ात को सवालों के कटहरे में लाकर खड़ा करती तो उतनी ही ज़्यादा मैं गमज़दा हो जाती। मैंने अपने साथ लेटे हुए शहरयार को देखा, जो बिल्कुल सुकून से सो रहा था, और एक मैं थी जो बेसुकूनी से करवटों पर करवटें बदलती जा रही थी। मुझे लगता था कि आज की रात बहुत ही तवील है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह फजर के टाइम मेरी आंख लगी तो थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखा तो शहरयार ने ज़रा सी गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जो ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगा। मैं भी उठकर एकदम से बैठ गई और रात के वाक़यात एक एक करके दोबारा से मुझे याद आने लगे तो दिल बुरा होने लगा। मैं बस इंतज़ार में थी कि कब शहरयार अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि जिससे मुझे ये अंदेशा होता कि मैं शहरयार का गैज़ो गज़ब का शिकार होंगी। गुड मॉर्निंग बेगम, शहरयार की मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने भी ज़ेरे लब उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और फिर वो बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़े। सामने उनकी वालदा खड़ी थी और वालदा के साथ ही मुलाजमा ट्रे उठाए अंदर आई। नाजिया, फ़ौरन नाश्ता कर लो, फिर मुझे तुम्हें इंजेक्शन भी लगाना है। मैं कुछ ना समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने मुलाजमा को इशारा किया। उसने ट्रे मेरे बेड पर मेरे मुंह के सामने रख दी। जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर वलीमे की तैयारी भी करनी है। मेरा नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तकरीबन 1.5 दिन से भूखी थी, इसलिए पेट में एक अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस कर रही थी। फिर वो शहरयार की तरफ मुतवज्जा हुई। शहरयार, तुम्हारा आज वलीमे का ड्रेस तैयार है, पहन कर देख लो, और अगर तुम्हें लगता है कि इसे दोबारा इस्त्री होना चाहिए तो बता देना। मैं मुलाजमा से कहकर दोबारा इस्त्री करवा दूंगी। मैं उन दोनों माँ बेटी की वलीमे की तैयारी के हवाले से पुरजोश अंदाज में गुफ्तगू सुनकर बेहद हैरान हुई। फिर मैंने आहिस्ता से चाय के साथ ब्रेड स्लाइस ली। जो ही मैंने चाय का कप ख़त्म करके ट्रे में रखा तो मुलाजमा ने मेरे सामने से ट्रे उठा ली और बाहर निकल गई। फिर मेरी सास मेरे करीब बैठी और उन्होंने अपने हैंडबैग से एक इंजेक्शन निकाला और मुझे कहा कि अपना बाजू आगे करो। तो मैंने चुपचाप अपना बाजू आगे किया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इसका थोड़ा सा दर्द तो होगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। इतने में शहरयार का भाई नजम, जो ज़हनी तौर पर नीम पागल सा था, वह फ़ौरन अंदर आया और मुझे देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मा, क्या अब ये हमारे साथ ही रहेंगी? तो ताई अम्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अब ये हमारे ही घर में रहेंगी। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन ने तैयार भी तो होना है, फिर हम इसे लेकर होटल के लिए निकलेंगे। ताई की बात पर नजम का मूड ख़राब हो गया, लेकिन शहरयार उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में मैं और ताई अम्मी अकेले थे। अचानक वो मेरे पास आई और एक मोटी रकम की गड्डी मेरी गोद में रखी और मुझसे आहिस्ता से कहा, बाकी रकम बच्चा होने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। मैं ताई अम्मी की बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गई। मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि वो एकदम से बोली, तुम्हें अभी कुछ भी कहने की परमिशन नहीं है नाजिया। अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं मज़ीद कोई बदमज़गी नहीं चाहती, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर करना है और खुदा के लिए मुझे इसका जवाब देकर जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं और इस बच्चे से मेरा क्या ताल्लुक़ है। मैं बिल्कुल कंवारी हूँ। अच्छा, तो तुम कंवारी हो? ताई अम्मी ने भवें उचकाकर मेरी तरफ देखा। अगर तुम कंवारी हो तो ये बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया है? तुम किससे उल्लू बना रही हो नाजिया? मैं एक तजुर्बाकार दाई हूँ जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू न बनाती, लेकिन ख़ानदान की इज्जत का मामला है, इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, ये पैसे तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहता है खाओ पियो और अपनी जान बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सका करते रहेंगे। ये बात करके ताई अम्मी जा चुकी थी, लेकिन मेरे जिस्म में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इतनी भी नहीं कि मैं उठकर खड़ी हो सकती। मैंने फ़ौरन भागकर दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर चीखें मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ताई अम्मी का एहसान मानती कि मुझ जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया या अपने मुकद्दर पर आठ आठ आंसू बहाती।
कि जिसने मुझे इस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं अपनों से निगाहें चुराने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खानदान वालों का सामना कैसे करूंगी। दूसरी तरफ मेरे इस केस का सारा मामला तायम्मी ने खुद ही पूरे खानदान के सामने खोल कर रख दिया था। एक तरफ वो मुझे अपना भी रही थी और दूसरी तरफ से मेरे मामले का चट्टा खोलकर उन्होंने खानदान वालों के सामने भी रख दिया था। मैं उन्हें अपनी मोहसिन समझती या दुश्मन, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। या खुदा, मैं किस दौराहे पर आकर खड़ी हो गई हूं, जहां आगे भी गड़ा है और पीछे खाई है। शहरयार और तायम्मी के रवैयों को देखती हूं तो उनसे बड़ा खैरखा नजर नहीं आता, और दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को उछालने वालों की समझ भी नहीं आती। अगर ये मेरे साथ इतने ही पुरखुलूस थे तो इस वाकये को छुपा भी तो सकते थे। तायम्मी ने सबके सामने क्यों जिक्र कर डाला? अचानक आने वाले इस ख्याल से दिल कट गया। मैं अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी और खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ब्यूटिशियन खड़ी थी, जो मुझे हैरान परेशान नजरों से देख रही थी। आप रो रही हैं? उसने अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद किया और मुझसे सवाल किया तो मैं गड़बड़ा सी गई। मैंने अपने आंसू साफ किए और उससे कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उमूमन वलीमे वाले दिन तो दुल्हन बहुत खुश होती है, आप क्यों खफा खफा सी हैं? हाँ, ऐसा होता तो है कि अपना घर, वालदैन सब बहुत याद आ रहे होते हैं, तो बात बात पर नई नवेली दुल्हन की आंख आंसुओं से भर जाती है। हम खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। वो बहुत ही बातूनी थी और मुसलसल बोले जा रही थी, और यहाँ मेरे दिल की दुनिया उथल पुथल हो रही थी। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि शहरयार ने न शादी से पहले और ना ही शादी के बाद मुझे छुआ था। मैं एक मुकम्मल पाकबाज लड़की थी, फिर मैं हमला कैसे हो गई? ये मेरी समझ से बालातर था। ब्यूटिशियन मुझे तैयार करके जा चुकी थी और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सास और शहरयार मुझे होटल ले गए, जहाँ पर मेरा वलीमा था। मुझे स्टेज पर ले जाकर बिठाया गया। शहरयार और तायम्मी साए की तरह मेरे इर्द गिर्द ही रहे। दूर तक मेहमानों के सर ही मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन उनमें कहीं भी मुझे अपनी अम्मी दिखाई न दी। तो मैंने आहिस्ता से तायम्मी से पूछा कि अम्मी कहाँ हैं, क्या वो नहीं आई? तो उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत ही कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैं परेशान हो गई। वो ठीक तो है ना तायम्मी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है हमारी तरह उसका इतना स्टैमिना तो नहीं है ना कि लोगों की तंजिया आंखों को बर्दाश्त करे। तो तायम्मी की बात सुनकर मेरी आंखें ना चाहते हुए भी शर्म से झुक गईं। मैं खुद को मुजरिम तस्वुर करने लग गई थी। वलीमे के अख्ताम पर मैंने तायम्मी से कहा कि मैं जाकर अपनी अम्मी से मिल लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मेरी बीवा माँ उसी घर के निचले पोर्शन में रहती थी। ये बहुत बड़ी कोठी थी जो अब्बा ने सऊदीया में रहते हुए तामीर करवाई, और उसके बाद अपने बेरोजगार बड़े भाई को ऊपर वाला पोर्शन दे दिया, और अम्मी और मैं निचले पोर्शन में रहने लगे। अब्बा साल में 1 या 2 बार आते, बाकी की सारी ज़िंदगी उन्होंने सऊदीया में ही गुजारी। तायम्मी खुद को गायनाकोलॉजिस्ट कहती थी, जबकि वो एक दाई थी और एक सरकारी अस्पताल में मुलाजमत करती थी। एक केस ख़राब होने की वजह से उन्हें मुलाजमत से हाथ धोने पड़े, लेकिन फिर उन्हें कहीं भी जॉब न मिली। वो अपने मोहल्ले में छोटे मोटे केस करके वक्त गुजारने लगी, क्योंकि ताया अब्बू की भी कोई नौकरी नहीं थी। तो ऐसे में मेरे अब्बा जहाँ अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते, वहाँ ताया अब्बू को भी एक मोटी सी रकम भेज देते, जिससे उनका भी वक्त गुजारने लगा। फिर अब्बा की डेथ हो गई, लेकिन उस वक्त तक शहरयार की नौकरी लग चुकी थी। तायम्मी के 2 ही बेटे थे, एक शहरयार और दूसरा नजम। नजम जहनी तौर पर पसमानदा सा था। शहरयार और मेरी बचपन से ही बात पक्की हो गई थी। एक दिन तायम्मी ने हमारी शादी की डेट तय कर दी। अम्मी कभी उनके आगे चूचरा नहीं करती थी, और दूसरा शहरयार उन्हें भी बहुत पसंद था। फिर घर का रिश्ता था। मैंने निचले पोर्शन से उठकर ऊपर वाले पोर्शन में जाना था, तो अम्मी ने इसलिए भी रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी और वो मुझे गैरों में बहना भी नहीं चाहती थी। तो उन्हें शहरयार से ज़्यादा कोई भाया ही नहीं। मैं वलीमा ख़त्म होने के बाद जो ही अम्मी के पोर्शन में गई, तो आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर लेटी हुई छत की तरफ घूर रही थी। मैं उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो मुझे खाली नज़रों से देखने लगी। ऐसी भी क्या आग लगी थी तुझे नाजिया? शादी तो तेरी शहरयार से एक दिन हो ही जानी थी। ये मुफ्त की कालक अपने माथे पर मलनी ज़रूरी थी क्या? क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो तूने मुझे ये दुख दिया? मैं रो पड़ी। अम्मी, बखुदा मैं बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल पाकबाज हूँ। क्या मुझे आपको भी यकीन दिलाने की ज़रूरत है? मैं फूट फूट कर रो दी तो अम्मी एकदम से चौंक कर मेरे पास बैठ गई। ये क्या कह रही हो नाजिया?
मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ ताई अम्मी कह रही हैं वो दुरुस्त है या नहीं। मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल पाक-बाज़ हूँ और नहीं जानती कि इस गुनाह का असल सरगना कौन है। तो अम्मी हैरत और परेशानी की मिली जुली कैफियत में मेरी तरफ देखने लगी। ये गुनाह किसका है या खुदा? ये क्या मुसीबत हमारे सर पर टूट पड़ी है? अम्मी सर पकड़कर बैठ गई और बेआवाज रोती चली गई। मेरे लिए ये बात इंतहाई हैरानकुन थी कि शहरयार बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आते थे, ना ही उन्होंने हक़ ज़ौजियत अदा की। मैं जितना उनके करीब जाने की कोशिश करती तो वो मुझे कहते कि जब तक तुम ये बच्चा डिलीवर नहीं कर लेती हो तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये बात करते हुए शहरयार के लहजे में ना तो मुझे कोई ताना नजर आता, ना ही तंज। वो ये बात इतने आराम से करता कि मैं हैरान रह जाती। अब मुझे शहरयार की ज़ात इंतहाई मशकूक सी लगने लगी, लेकिन मैं खामोशी से आने वाले वक्त का इंतज़ार करती चली गई। पहले पहल मुझे लगा कि ताई अम्मी ने एक गलत इल्ज़ाम मेरे सर पर धर दिया है, लेकिन जूं जूं मेरा पेट बढ़ता जा रहा था मेरे होश भी साथ साथ ही उड़ते जा रहे थे। जब मैं 8 माह की हामला हो गई तो चुपके से मैंने अपना चेकअप करवाया ही था कि अचानक ही मुझे दर्द शुरू हो गई। अम्मी मेरे साथ ही थी और आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने एक बच्चे को पैदा किया। लेकिन यह खबर ना तो मुझे खुशी दे पाई, ना ही मेरी माँ को। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने बच्चे का डीएनए करवाना चाहती हूँ, तो डॉक्टर ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली संजीदगी को देखकर उसने मुझसे मजीद कोई सवाल न किए और बच्चे का डीएनए ले लिया गया। मैं बच्चे को लेकर खामोशी से घर आ गई। ताई अम्मी और शहरयार बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे भी अपने दिल के साथ लगा लिया। लेकिन मैं सपाट नज़रों से ताई अम्मी और शहरयार को देखती चली गई और जो ही डीएनए की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे का असली बाप नजम है। तब मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने वो डीएनए रिपोर्ट लाकर अपनी सास और शौहर के मुंह पर मारी और उन्हें कहा कि ये सब क्या है। मेरी सास का रंग एकदम से बदल सा गया था। और दूसरी रिपोर्ट शहरयार की थी, जो शहरयार की अलमारी से मुझे मिली थी। शहरयार उस अलमारी को हर वक्त लॉक करके रखता था। एक दिन लॉक करना भूल गया तो ऐसे ही तजस्सुस के मारे मैंने वो अलमारी खोल कर देखी कि आखिर ऐसी क्या रीज़न है कि ये अलमारी हर वक्त लॉक करता है। तो ये रिपोर्ट मुझे वहीं नजर आई जिसके मुताबिक शहरयार नामर्द है, वो हक की ज़ौजियत अदा करने के काबिल ही नहीं। तो यहाँ से मुझे इन माँ बेटी की गेम समझ में आई कि ये मुझे नफसियाती तौर पर दबाव में लाकर हमेशा के लिए शहरयार की इस कमी पर पर्दा डालना चाहते थे, क्योंकि ताई और शहरयार को ये लगता था कि मैं बच्चा हो जाने के बाद कभी भी आंख उठाने के काबिल नहीं रहूंगी, न ही बच्चे के बाप के बारे में कोई सवाल करूंगी। और रह गई शहरयार के अंदर की ये कमी तो उसे इस बात पर बर्दाश्त कर लूंगी कि मैं तो खुद गुनहगार हूं। लेकिन सब कुछ उलट ही हो गया और मुझे सब कुछ पता चल गया। ताई अम्मी ने इस घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल जिस भोंडे अंदाज में मुझे रुस्वा करके किया, उसका पोल खुल चुका था। न जाने नजम कितनी बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि ताई अम्मी अक्सर जब भी खास पकाती तो मुझे अपने घर बुला लेती और रात भी अपने पास रोक लेती। उसकी अगली सुबह मेरा पूरा दिन सर घूमता रहता और जिस्म दर्द करता, लेकिन समझ में नहीं आती थी कि मेरी तबीयत इतनी गिरी गिरी सी क्यों है। तो वो बात भी मुझे अब समझ में आई कि मुझे बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वो मेरे जिस्म को अपने बेटे नजम के हवाले कर देती, जो जहनी तौर पर तो नाबालिग था लेकिन जिस्मानी तौर पर मुकम्मल बालिग मर्द था। वो सारी रात मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ करता रहता था, जिसके नतीजे में मैं हामला हो गई और ताई इसी मौके के इंतज़ार में थी। लिहाजा उन्होंने हमारी फैमिली पर एहसान अजीम करते हुए शहरयार जैसे नामर्द बेटी की शादी मुझसे कर दी, ताकि शहरयार का भरम भी कायम रहे और मैं ताई अम्मी के इस एहसान तले चुपचाप सारी ज़िंदगी गुजार देती। खोया एक तीर से दो शिकार। लेकिन मैंने और अम्मी ने फैसला किया कि हम इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगी और फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी ताई और उनके दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब वो तीनों ही हवालात में है। सच कहा है किसी ने कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।